वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक खास व्यक्ति हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव जी हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति भी हैं, किसान नेता भी हैं और उनसे जानेंगे कि उनके चुनाव का हाल क्या है। डीपी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद जी, क्योंकि आप अब की बार फिर चुनावी मैदान में हैं और लगातार बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल आपसे बहुत सारे रहते हैं। अगर हम बात करें, किसानों की बात हमेशा आपने की है और आज आप चुनावी मैदान में हैं, किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, स्वयं की पार्टी है आपकी। क्या लगता है आपको, किन किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में हैं? देखिए, ये बात सही है कि बुनियादी तौर पे हम लोग किसान हैं और किसान की खेती को करने के तरीकों को पूरी तरीके से जानते हैं। इसलिए मैंने जिस व्यवसाय को भी चुना है वो भी किसानों से सीधा ताल्लुक रखता है। मसलन मैंने चीनी मिल के व्यवसाय को चुना है और वो चुनने का महज कारण ये रहा है कि मैं जिस बात को जानता हूँ, जो खेती है, जो किसानी है, उसको अच्छी तरीके से हमने अपने हाथ से किया है, देखा है और आज भी हम लोग अपने खेतों में काम करते हैं। इसलिए किसान होने का मुझे गर्व भी है और किसानों की सारी समस्याओं से मैं वाकिफ भी हूँ और उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं लगातार काम करता रहता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल आप लगातार कार्य करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। डीपी यादव जी, आप तो अच्छे खासे उद्योगपति हैं, बहुत सारे कारोबार आपके हैं, फिर राजनीति में आना ये कहाँ तक सही है? कितना आपको लगता है कि आपको राजनीति में आना चाहिए था? क्यों आना चाहिए था राजनीति में? अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, आप भी बिजनेस कीजिए। देखिए, राजनीति में तो मैं बहुत पहले आ गया था जी। जब कॉलेज के बाद में गांव के लोगों ने मुझे निर्विरोध प्रधान बना दिया था गांव का। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बना दिया था। तो उसके बाद में लगातार ये सफ़र, जो राजनीतिक सफ़र है, वो शुरू हो गया। तो राजनीति उद्योग में तो मैं उसके बाद में आया हूँ। पहले राजनीति में आने का कारण अपने गांव में अच्छा काम, अपने ब्लॉक स्तर पर सारे गांवों के अंदर अच्छा काम, उसके बाद मैं विधायक बन गया, उसके बाद मिनिस्टर बन गया। तो लगातार मेरा जो सफ़र है बदस्तूर चलता रहा, उसके रिजल्ट अच्छे आते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। इसी तरीके से राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़ करके मैं लोकसभा में पहुंचा, उसके बाद राज्यसभा में पहुंचा। मैं ये कह सकता हूं कि इससे बड़ा प्रमाण जो मेरी ज़िंदगी का रहा है और राजनीति में इससे बड़ी परिभाषा क्या हो सकती है कि गांव का बच्चा, किसान का बेटा, किसान के घर से चला हो और वो लगातार गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, एमएलए, फिर एमएलए, फिर एमएलए, फिर एमएलए, मिनिस्टर होता हुआ लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है बिल्कुल कि मैंने ये राजनीतिक सीढ़ियां बड़ी अच्छी तरीके से तय की, लोगों की सेवा की। नहीं, बिल्कुल डीपी यादव जी, मुझे इस बात का फक्र है। ये कहा गया, आपने भी डीपी यादव जी, आपने भी ये बोला कि आपको राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार बनाया गया। देखिए, एक बुनियादी बात है कि जब आप बहुत तेजी से कोई लोकप्रियता प्राप्त करते हैं या लगातार आपका सफर निर्बाध रूप से चलता रहता है, तो कुछ ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो उसमें विघन डालते हैं, जो उस व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्रों का मैं भी शिकार हुआ। मेरे रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आई, चुनाव लड़ने से लेकर के आगे बढ़ने तक, और कभी कभी तो ये भी हुआ कि मैं उन षड्यंत्रों में इतना लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया कि मुझे जेल तक भी जाना पड़ा। तो उसका कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इसलिए नहीं है कि झूठे केस लगा करके अगर आप किसी व्यक्ति को घेरने की कोशिश करते हैं तो एक क्षणिक बात हो सकती है, कुछ क्षण के लिए रुकावट आ सकती है, लेकिन जब सामने चीज़ें क्लियर होंगी
तो वो अवरोध दूर हो जाते हैं, वो रुकावटें दूर हो जाती हैं। यही मेरे साथ हुआ। नहीं, बिल्कुल ऐसा आज लगता है फिर जैसे, मैं क्योंकि चुनाव मैदान में हूं। डीपी यादव जी को उद्योगपति कहने की जगह शायद कुछ लोगों को बाहुबली कहने में ज्यादा आनंद आता है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, बाहुबली कहने का कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि कहनों को तो लोग कुछ भी कहने लग जाते हैं, लेकिन लोगों ने मेरे पक्ष को शायद देखा नहीं जी। मैं एक शिक्षा और समाज प्रेमी हूं। मैंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। आज मेरे 12-14 स्कूल कॉलेज हैं, उन सब में करीबन 15,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा भी सस्ती सुलभ होती है। जो आम गरीब आदमी हैं उसके हजारों बच्चे मेरे स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे पर किताब कापी की कमी पड़ती है तो हमारे स्कूल की तरफ से मुहैया कराई जाती है, निःशुल्क, बगैर पैसे। ये सेवा भाव है जो हम समाज में करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जिस शिक्षा के अभाव से हम लोग गुजरे हैं और बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े हैं, वो अभाव आने वाले पीढ़ियों के सामने ना हो, वो उन गरीबों के बच्चों के सामने ना हो जिन अभाव और कठिनाइयों से निकल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक आए हैं। इसलिए शिक्षा पर फोकस करना मैं अपना फर्ज भी समझता हूँ, धर्म भी समझता हूँ, और उसके लिए काम करता रहता हूँ। जी डीपी यादव जी, क्योंकि युवाओं के लिए आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, लगातार युवाओं के बीच में आप लोकप्रिय रहे हैं। युवाओं को लेकर आपको, क्योंकि आपकी जो विधानसभा है वहां भी युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी है, क्या सोच रखते हैं आप? क्या लगता है आपको कि युवाओं को क्या चाहिए? देखिए, युवा इस देश की भी ताकत है और समाज की भी ताकत है, और युवा ही कल को आगे चल करके किसी देश का अच्छा नागरिक कहलाता है। इसलिए युवाओं पर तो नज़र रहनी चाहिए। हमने युवाओं को ताकत देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है। तो युवा तो आज की मुख्य धुरी है, उसको साथ लेकर के चलना ये किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छी बात है, बड़ी बात है। जी डीपी यादव जी, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात भी आपने की, तो कितना जरूरी है राष्ट्रवाद? देखिए, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बेटा हूं जी। मेरे पिताजी सरदार पटेल के लगान आंदोलन में करीबन 21 दिन की जेल बुलंदशहर में काट करके मुक्त हुए थे। तो ये परिवार हमेशा से ही राष्ट्र प्रेमी रहा है, और वैसे भी हमको वो पाठ पढ़ाया गया है कि देश प्रेम तो सबसे बड़ा प्रेम है। अपने देश के प्रति तो सोच आदमी का होना ही चाहिए, उसे आगे बढ़ने की, देश की रक्षा करने की, देश को प्रेम करने की बात हमारे जीवन में, क्या सभी देश के लोगों के जीवन में रहनी चाहिए। इसलिए हम राष्ट्रवादी हैं, देश प्रेमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी डीपी यादव जी, बदायूं का चुनाव क्यों? क्योंकि नोएडा में भी आप लड़ सकते थे, उसके अलावा बुलंदशहर में भी आपकी एक अच्छी खासी स्थिति रही है, फिर वहां क्यों? ऐसा खास प्रेम वहां क्या है डीपी यादव जी का? देखिए, गंगा का ये पवित्र इलाका जी, जहाँ गंगा की तट के दोनों तरफ गरीब लोग बसे हुए हैं, यानी केवट, मल्लाह, धुना, जुलाहे, शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग, पिछड़े वर्गों के लोग, ये तमाम लोग की यहाँ बस्तियाँ आपको मिल जाएंगी। तो मैंने सोचा कि सेवा करने का सबसे बड़ा मौका दीनहीन के बीच में होता है। ये हमारे इतिहास ने और हमारे ग्रंथों ने भी हमको सिखाया है। इसलिए हमने उन्हीं लोगों के बीच जा कर के सेवा शुरू करने का काम किया, और आज यहाँ हमारे उद्योग हैं, खेती की ज़मीन है, मकान है, और हम लोग उन गरीब लोगों की सेवा करने का काम, गरीब लोगों को ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों के अभाव को दूर करके उन्हें आगे बढ़ाने की, उन्हें सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है, जिनको आगे बढ़ाना जरूरी है। जी बिल्कुल डीपी यादव जी, कृषि आधारित बात आपने की है, किसान नेता आप रहे हैं, किसानों की बातों को बखूबी जानते हैं।
आज की अगर हम बात करें, क्योंकि गन्ना किसानी बड़ा महत्वपूर्ण है जिस बेल्ट में आप हैं, और लगातार आप तो खुद शुगर मिल चलाते हैं, सारी स्थितियों को भांपते होंगे। वर्तमान में गन्ना किसानी को लेकर बहुत सारे सवाल आपने देखे हैं, लगातार चल रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, गन्ना किसान आज पहले से बेहतर पोजीशन में है जी। पहले, आज से करीबन 20 साल पहले जब मैं इस क्षेत्र में आकर के अपना काम शुरू किया था तो गन्ने को कोई पूछता नहीं था, यानी 100 रुपये कुंटल भी गन्ने की कीमत नहीं थी। आज 350 रुपये कुंटल गन्ना है। तो गन्ने से किसान को फायदा हुआ है। गन्ने की अच्छी फसल है, पक्की फसल है और किसान को मुनाफा भी देती है। और ये वो फसल है जो ज़्यादा बरसात से, ओले से, पानी से, सर्दी से, गर्मी से प्रभावित ज़्यादा नहीं होती, बल्कि इसकी फसल अच्छी होती रहती है और किसान को ताकत देती है, उसके परिवार को ताकत देती है। जी डीपी यादव जी, क्योंकि सब पार्टियों के पास अपने अपने घोषणा पत्र हैं और लगातार सभी लोग उन्हें लेकर जा रहे हैं, तो डीपी यादव जी का वो कौन सा घोषणा पत्र है जिन्हें लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, हम लगातार घोषणा पत्र के अपनी जनता को अवगत कराते रहते हैं जी। आज भी मेरे हाथ में हमने जो प्रतिज्ञा पत्र यहाँ निकाला है जी। उसमें हमने पब्लिक से कहा था, चूंकि गांव का इलाका है जी। और पशुपालक लोग यहाँ बहुत रहते हैं जी। इसलिए हमने कहा कि हम यहाँ दूध की फैक्ट्री लगाएंगे, दूध का कारोबार करने वालों को तरजीह देंगे ताकि गांव के आदमी की आमदनी बढ़े जी। उसके परिवार को ताकत मिले और वो आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर स्थिति में पहुंचे। युवाओं के कौशल के लिए हमने खेलने कूदने की स्टेडियम की, देहात के स्टेडियम की स्थापना करने का वादा यहाँ के लोगों से किया है, यहाँ के बच्चों से किया है, कि नौजवानों से किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लड़कियों की शिक्षा की भारी कमी है। मैंने भी लड़कियों के कई स्कूल बनाए हैं और आगे का प्रोग्राम हमारा ये है, अगर हम यहाँ से सदस्य चुन करके जाते हैं तो निश्चित तौर से जगह जगह पर यहाँ लड़कियों के, महिलाओं के स्कूल कॉलेज खोलने का प्रोग्राम हमारा है, ताकि महिला सशक्तिकरण के नाम से होने वाला जो युग चल रहा है उसको और ताकत मिल सके और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना को सही ढंग से लागू किया जा सके। बिल्कुल डीपी यादव जी, क्योंकि आपने जो बातें की हैं, बहुत सारे लोगों की आशाएं रहती हैं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वास्तव में वो आप करेंगे भी। तो ये एक बहुत बड़ा चुनावी वादा है आपका। नेटवर्क 10 पे आप बैठे हैं, जनता सुन रही है, सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, बिल्कुल प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता रहेगी नहीं, नेता तो सिर्फ भाषण देते और कहते हैं जी। हमने सारा काम करके दिखाया है। हमने ऐसा नहीं कि किसी चुनाव के लालच में, किसी लालच में जनता को ये वाक्य दिए हैं, शब्द बोले हैं, बल्कि हमने उस काम को करके दिखाया। मसलन जैसे हमने रोजगार की बात कही थी, तो आज कम से कम 10, 12, 15 हज़ार लोग हमारे साथ रोजगार में शामिल हैं जी। जैसे हमने शिक्षा की बात कही थी, तो आज इसी क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हमने बनाया, इंटर कॉलेज हमने बनाया, CBSE कैडर के स्कूल हमने बनाए। गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा देने का काम, उन वर्गों के बच्चों को जहाँ की लड़कियाँ बाहर शिक्षा प्राप्त करने जा भी नहीं सकती थीं, यहाँ पर टाउन और देहात की लड़कियाँ दूर शहरों में पढ़ने गरीबी की वजह से भी नहीं जा सकती थीं, हमने उनको उनके बीच में, उनके कस्बों में, उनके शहरों में डिग्री कॉलेज और लड़कियों के स्कूल बना करके दिए हैं। उनमें आज वो बच्चियाँ और लड़कियाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जी नहीं, एक चीज़ और है डीपी यादव जी, एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में चलता है कि ऐसे क्या कारण है कि लोग डीपी यादव जी का एक ऐसा मैं कहूँगा कि एक ऐसा रेखांकित करते हैं चरित्र को कि डीपी यादव जैसे एक डीपी यादव एक बहुत बड़ा ऐसा नाम जो वास्तव में जिससे डरना चाहिए, कुछ इस तरीके की स्थितियां पैदा की जाती है। क्या कहेंगे आप उसे लेकर? देखिए, हम जद्दोजहद वाले आदमी हैं। जद्दोजहद से मेरा मतलब है हमारी जनता में से जो मांग आएगी, हम उसके लिए अधिकारी से भी, सरकार से भी जद्दोजहद करते हैं और उनका अधिकारों को जनता को दिलाने का काम करते हैं। इसलिए लोग कुछ ऐसी बात भी कहने लग जाते हैं कि भाई ये बहुत ही स्वाभिमानी आदमी हैं,
ये बहुत ही जद्दोजहद करने वाले आदमी हैं। कई लोग तो यहाँ तक बढ़कर सीमाओं का अतिक्रमण कर देते हैं कि डीपी यादव बाहुबली के रूप में अपनी बात कहते हैं, जबकि बाहुबली से उनका ताल्लुक क्या है मैं नहीं समझ पाता। हम अपनी बात के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, लोगों के और समाज की अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। युवा को रोजगार दिलाने की, काम दिलाने की आज सख्त ज़रूरत है, उसे आगे बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उन्हीं बातों के लिए हमारी जद्दोजहद हमेशा रहती है। बिल्कुल। डीपी यादव जी, आपने राजनीति के लगभग बहुत सारे दौर देखे हैं और आप तो पुराने समय से राजनीति में हैं, तो वर्तमान की राजनीति में जिस तरीके के छल कपट और जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसे और उस वक्त की राजनीति में कितना अंतर आपको लगता है? अंतर तो बहुत बड़ा है। अब वो गांधी के विचारों का भारत नहीं, बल्कि कुछ परिवर्तन हो गया है, बदलाव हो गया है। और अब जो वर्तमान में बहुत तेज़ी से विचारधाराएं नई आ रही हैं, कंप्यूटर का युग आ गया है। नए नए बच्चे जो सोशल मीडिया पर, कंप्यूटर, लैपटॉप पर ये अपना समय बिताने लगे हैं और नए नए ईजाद होने लगे हैं। तो इसी तरह परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन प्रकृति में भी आता है और कुदरत में भी आता है, आदमी के जीवन में भी आता है और समाज में भी आता है। जी, डीपी यादव जी, महिलाओं की शिक्षा की भी आपने बात की। महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी अहम है आज के दौर में, अगर आप देखें तो? देखिए, सबसे ज़्यादा अहम अगर शिक्षा है तो महिलाओं के लिए है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है, तो एक लड़का ही पढ़ता है। लेकिन अगर एक महिला, एक लड़की पढ़ती है, तो आगे आने वाले टाइम में वो पूरे परिवार को पढ़ाती है। इसका मतलब पूरा परिवार पढ़ता है। तो इस लिहाज से महिलाओं, लड़कियों की शिक्षा तो नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। बल्कि इसको तो सरकार ने अनिवार्य रूप दे देना चाहिए और ऐसा कोई नियम कानून बना कर लागू करना चाहिए कि हर घर को, हर परिवार को अपने बच्चे, विशेषकर अपनी लड़कियों को तो कम से कम इंटर क्लास तक, माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी और सरकार को ये शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए बच्चों के लिए, डिग्री कॉलेज तक। बल्कि ये हमारा मूलभूत अधिकार है इस देश के, किसी भी आज़ाद देश के बच्चों के लिए, कि उनको शिक्षा बिल्कुल शुल्क फ्री मिले, ताकि कहीं तक भी हो जाएं, कहीं तक भी पढ़ें, उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए। ये संवैधानिक अधिकार भी है और ज़रूरत भी है वक्त की। जी, डीपी यादव जी, क्योंकि बदायूं जिले की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बहुत बात वहाँ होती है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। बदायूं की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कारगर नहीं हैं। यहाँ अभी भी पिछड़े इलाकों में, गांवों के इलाकों में 20-20, 30-30, 40-40 गांवों के बीच अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। शहरों में भी बहुत उन्नत हॉस्पिटल्स नहीं हैं और जो सरकारी स्तर पर कोई हॉस्पिटल बना भी है, उसकी हालत इतनी जर्जर है, इतनी ख़राब है कि वहाँ आदमी इलाज कराते हुए डरता है। ये स्थिति करीबन पूरे बदायूं की है। अब कुछ डॉक्टर्स ने अपने निजी हॉस्पिटल, चिकित्सालय शुरू किए हैं, तो भी वो इतने नाकाफ़ी हैं, इतने कम हैं कि उनसे पब्लिक का पूरा काम, पूरी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ बहुत बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ अस्पतालों की सुविधा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर देहात और गाँवों की तरफ जाएं, ताकि आम जनता की, बीमार जनता की सेवा हो सके। जी नहीं, बिल्कुल। डीपी यादव जी, अब की बार आपको क्या लगता है, कप प्लेट में लोग कितनी चाय पिएंगे? क्या अपील करेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता से? देखिए, कप प्लेट जीतेगी और मेरी तो जनता से अपील यही है कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग जनता के बीच सेवा करने वाले हैं, उनको पहचान करके वोट दें, उन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि उनकी बात को विधानसभा में भी कह सकें, उठा सकें और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को उनके बीच ला करके जनता की सेवा कर सकें और निजी तौर पर भी जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जनता की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए अपनी जद्दोजहद कर सकें और उन पर काम कर सकें। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल के उम्मीदवार जीतेंगे। कप और प्लेट का उम्मीदवार जीतेगा
और सहसवान के लोग जो वास्तव में हमसे प्यार करते हैं, लाखों की संख्या में हमारे समर्थक हैं, हमारे उम्मीदवार कुणाल यादव को भारी बहुमत से जिता करके आगे भेजेंगे। ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं यहाँ के जनता के रुझान को देख रहा हूं, उनका जो प्यार, उनका समर्थन मिल रहा है, मैं उसके बिना पे कह सकता हूं कि भारी समर्थन के साथ हम लोग जीत करके विधानसभा में जाएंगे। डीपी यादव जी, कितनी सीटों पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल चुनाव लड़ रहा है? देखिए, अभी तो कुल 7 सीटें हैं जी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अभी चूंकि चुनाव के 2 ही दौर शुरू हुए हैं, पूरे हो रहे हैं, अभी आगे आने वाले दिनों में और भी उम्मीदवार पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, लड़ेंगे। तो मैं कुल मिला करके अभी आपको ये पोजीशन बताने में नहीं हूं कि टोटल कितनी सीटों पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल चुनाव लड़ेगा, लेकिन हाँ ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। अच्छा डीपी यादव जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, कि राष्ट्रवाद की आपने बात की, तो जीतने के बाद राष्ट्रवाद का जो मतलब है वो कहीं और भी इशारा करता है, तो किस ओर हम कहेंगे कि डीपी यादव जी का रुख रहेगा? देखिए, राष्ट्रवाद की तो एक ही परिभाषा है जी, वो देश प्रेम है। हमारा रुख उधर ही रहेगा। हम देश प्रेमी हैं, देश से प्रेम करेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पे जो भी वक्त हमको मिलेगा, जो भी ताकत हमको मिलेगी, वो देश के उत्थान में, देश की प्रगति में और देश के विकास में लगाएंगे। जी, चलिए डीपी यादव जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ डीपी यादव जी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रसिद्ध उद्योगपति भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। आज इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।